स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलमोस्ट 20 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जाना। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। इसमें पहला है ट्रेड रिसीवेबल्स, या जिसे कहें डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या मतलब होता है कि जब हम सामान उधार बेचते हैं, जब एक बिजनेस गुड्स को क्रेडिट पे सेल करता है, तो जिन पर्सन्स को वो सेल करता है उसे हम कहते हैं डेटर्स। उन पर्सन्स को हम कहते हैं डेटर्स। और उन पर्सन्स को एक सर्टेन टाइम के लिए और सर्टेन कंडीशन पे सामान उधार बेचा जाता है कि एक निश्चित टाइम बाद वो हमें पैसे वापस कर देंगे। उन्हें हम ट्रेड रिसीवेबल के नाम से जानते हैं। वही ट्रेड रिसीवेबल अगर हमें बिल ऑफ एक्सचेंज दे देते हैं तो डेटर्स उतने अमाउंट से कम हो जाते हैं और उसके बदले में वो बिल्स रिसीवेबल कैटेगराइज होते हैं। बेसिकली ये वो टर्म है जो रिफ्लेक्ट करता है कि हमें आउटसाइड पार्टी से कितना पैसा रिसीव करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स। इसी का जस्ट अपोजिट है ट्रेड पेबल्स, यानी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। जब हम सामान उधार खरीदते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स जब हम सामान उधार बेचते हैं तब डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल क्रिएट होते हैं। और ट्रेड पेबल्स जब हम सामान उधार खरीदते हैं, जैसे हम सामान उधार बेचते हैं वैसे में सामान उधार भी क्रेडिट अवेलेबल होता है। तो जिन लोगों से हमने सामान उधार खरीदा है और हमें एक सर्टेन टाइम बाद उन लोगों का पैसा वापस करना है, पे करना है, वो कहलाते हैं ट्रेड पेबल्स। इसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स होते हैं। क्रेडिटर्स सिंपली जिन लोगों ने हमें सामान उधार बेचा है, और उन लोगों को अगर हम कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दे देते हैं तो वो हमारे बिल पेबल के नाम से कैटेगराइज हो जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और एंटरप्राइजेज, द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन ए स्पेसिफिक डेट। ये बिल्स पेबल के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारा टॉपिक है अगला अगला टेक्निकल टर्म है, अकाउंटिंग टर्म है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। किसी आर्टिकल, किसी प्रोडक्ट या किसी एक्टिविटी पे जो खर्चा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। सिंपली कुछ ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पहले वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं जिससे उसकी वैल्यू, उसमें वैल्यू एडिशन होता है, और उस वैल्यू एडिशन के बाद उसको वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो सेल करने से पहले उस पर जो खर्चे आए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा वाउचर। वाउचर क्या है? एक एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जैसे कि कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, डेबिट और क्रेडिट नोट। जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं उनका एक इवेंट होता है, उनका एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को प्रूव करने वाला एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसको हम वाउचर्स के नाम से जानते हैं। नाम हमने बताया आपको, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कैश मेमो, जब आप सामान खरीदते हैं तो आपको कैश मेमो मिलती है। इनवॉइस, बिल, इनवॉइस जब आप सामान बेचते हैं, ठीक है। या रिसिप्ट, जब आपको पैसा कोई रिसीव होता है उसके बदले में आप रिसीविंग देते हैं। डेबिट या क्रेडिट नोट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, उनको हम वाउचर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। और डिस्काउंट के बारे में वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, नॉर्मली आप लोग जब सामान जब खरीदते होते तो आप कहते हैं कि भाई हमें कितना डिस्काउंट देंगे एमआरपी पे। वही चीज़ है, ये सिमिलर चीज़ है डिस्काउंट, बस थोड़ा बेसिक डिफरेंस है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जब हमें अपनी, जो सेलर होता है अपने सामान को बेचने के लिए उसकी एमआरपी पे, लिस्ट प्राइस पे जब अब कुछ पैसे कम कर देता है, उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जब हमने सामान बेच दिया और वो हमने बेचा उधार, तो जो हमारे डेटर्स हैं उनसे हमें जल्दी पैसा कलेक्ट हो जाए तो हम उनको कुछ एक्स्ट्रा और पैसे छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, इज द रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। जब परचेजर कुछ क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, जैसे आप कभी सामान खरीदने जाते होगे तो आप कहते हो कि भाई हम एक क्वांटिटी लेंगे किसी चीज़ की तो क्या प्राइस होगा, और हम उसी चीज़ की 10 क्वांटिटी लेंगे तो हमें कुछ प्राइस में कमी की जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट होता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट जो है,
इज अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, कि टाइमली पेमेंट हो जाए, कि जो हमने उधार बेचा है, सर्टेन आदमी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि आफ्टर 15 डेज या आफ्टर 1 मंथ वो पे करेंगे, तो आफ्टर 15 डे या मंथ पे हम जाएंगे, उससे कहेंगे ठीक है अब टाइम हो गया, और आप उसका टाइम लिमिट और ना बढ़ाओ, उसके लिए मैं आपको कुछ पैसा और क्या है छोड़ रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, राइट। इसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो हमें पढ़ने में या हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे हमें ये सारे अकाउंटिंग टर्म्स रेगुलर प्रैक्टिस में आएंगी तो हमें अपने आप ही याद हो जाएंगी। बट चूंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट में वो सारे जो है टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज हम इस ट्रांजेक्शन मतलब आगे पढ़ने में हमें दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट है हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है कि जो हमने उधार दिया, उधार बेचा, और वो इररिकवरेबल हो गया कि उसको हम रिकवर नहीं कर पा सकते हैं, या तो जिस आदमी को उधार बेचा था वो पैसे देने की कंडीशन में नहीं है, या उसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि अब हमें पैसा छोड़ना पड़ेगा। सो मतलब हमारा जो उधार है वो हमें नहीं मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। बैड बने खराब और डेट्स बने उधार, बैड डेट्स। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो सबसे लास्ट में आता है कि जो है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एंड समराइजिंग के बाद जो है समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। और उस पोजीशन स्टेटमेंट में होता क्या है कि हमारे बिजनेस के पास क्या क्या एसेट्स हैं और क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, मीन्स बिजनेस के पास कौन कौन सी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और बिजनेस के कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ है जो आउटसाइडर को हमें पे करना है एज ए क्लेम जो उनका है। तो बैलेंस शीट क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन है किसी इंटरप्राइजेस की, किसी कंपनी की, किसी पार्टनरशिप फर्म की, या किसी भी बिजनेस एंटिटी की, जो उसके एसेट्स और लाइबिलिटी का हमें डिटेल बताती है। बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी चीज़ की हमने क्या वैल्यू रिकॉर्ड की है, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, बिल्डिंग की कीमत 2 साल बाद बढ़ के 12 लाख हो गई, तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में 12 लाख नहीं लिखूंगा, मैंने एक बार एंट्री कर दी 10 लाख की जिसमें मैंने खरीदा था, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। मार्केट में वैल्यू घटती बढ़ती रह सकती है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जो बुक्स में एंट्री की है एट द टाइम ऑफ परचेज, वही हमारी क्या होगी? बुक वैल्यू होगी, राइट। नेक्स्ट है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है? द रिकॉर्ड और बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड। वो बुक्स ऑफ अकाउंट जहाँ पे हम बिजनेस की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट होता है। इसमें कैश बुक होती है, बैंक होता है, जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, बैलेंस शीट होती है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट के नाम से कलेक्टिवली जानी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड गुड सोल्ड एंड और सर्विसेज रेंडर। हमने जो सामान बेचा है या सामान हमने जो सर्विस दी है, उसको बनाने में, उसको क्रिएट करने में जो हमारे पैसे खर्च हुए, जो हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके ऊपर अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को बनाने में ये खर्चा हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट। क्रेडिट अब हम पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या है? एक किसी भी ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, और एक पहलू जो है डेबिट होता है और दूसरा पहलू क्रेडिट होता है। तो जब हम लेजर बनाते हैं तो ये राइट हैंड साइड होता है एक अकाउंट में, और अगर अकाउंट को क्रेडिट करना होता है तो एंट्री उसके क्रेडिट साइड में, यानी उस लेजर के राइट हैंड साइड में लिखी जाती है, ठीक है। और ये जो वर्ड है, ये इट हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड क्रेडिटो। क्रेडिटो से वर्ड निकल के आया है क्रेडिट, क्योंकि इटली में इसका जन्म हुआ था। लियूगस पैसियोली जो थे मैथमेटिशियन, उन्होंने ही इस जो अकाउंटेंसी को खोजा था, तो उन्होंने सबसे पहले ये वर्ड डेबिट और क्रेडिट जो लाए थे। तो डेबिट जो और क्रेडिट वर्ड जो है
वो क्रेडिटो से आया है, और अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे डेबिट, तो वो डेबिटो से आया है। ठीक है। डेबिट का सॉरी क्रेडिट का अपोजिट वर्ड होता है डेबिट। वही लेजर का एक पार्ट होता है जिसका राइट हैंड साइड तो क्रेडिट साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होता है। और जब किसी ट्रांजेक्शन, किसी भी बुक से रिलेटेड, किसी भी अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जब डेबिट की जाती है तो उसको हम उस लेजर के लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन करते हैं। और अगेन हमें थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो है इटालियन वर्ड डेबिटो से आया है। इसके अलावा एक डिबेयर एंड क्रेडेयर वर्ड भी यूज होते हैं। उन ये भी माना जाता है कि डेबिट और क्रेडिट वर्ड डिबेयर एंड क्रेडेयर से आए हैं, क्योंकि डेबिट में डी आर शॉर्ट में हम लिखते हैं डी आर, लेकिन डेबिट में आर वर्ड नहीं है। तो कई जगह आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई डेबिट में आर नहीं है लेकिन शॉर्ट में हम डी आर लिखते हैं, तो वो कहाँ से आया? तो डिबेयर वर्ड से आया है एंड क्रेडेयर वर्ड से आया है। ये तो हमें याद रखने वाले टर्म्स हैं, हम उनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ यूसेज, वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस और इफ्लक्स ऑफ टाइम। यानी कि किसी भी एसेट को यूज करने की वजह से, टाइम बीतने की वजह से, या उसके पुराना होने की वजह से, या एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोग कार के बारे में जानते हो, जब कार हम खरीदते हैं, नई कार शोरूम से लाए हम 10 लाख रुपए की है, एंड उसके बाद साल भर बाद जब हम उसे बेचने की कोशिश करते हैं तो 10 लाख नहीं मिलते, 8 लाख मिलते हैं, 7 लाख मिलते हैं। जो उसकी वैल्यू कम हुई, 10 से 7 पे आई, यानी 3 लाख रुपए कम हो गई, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने उस कार को यूज किया, दैट इज दैट इज वाई उसकी वैल्यू कम हुई। या एक्सीडेंट हो गया तो और कम भी वैल्यू हो सकती है। या एक नए मॉडल की जब कार आ जाती है तो पुराने मॉडल की कार की वैल्यू कम हो जाती है, उसे कहते हैं ऑब्सोलेंस। भाई नई जो चीज़ है, जब मार्केट में नई चीज़ आती है तो लोग पुरानी चीज़ को कम प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं आ सकती, काम आ सकती है, लेकिन उसकी प्रेफरेंस कम हो जाती है, इसी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और ये जो वैल्यू कम हुई, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है एंटिटी। एंटिटी क्या है? एंटिटी का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, सामान खरीदता है, उसको बेचता है। तो सामान खरीदना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, सामान बेचना जो है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। यानी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व हो, या उसको हम मेज़र कर सकते हो, वेदर वो कैश के बदले में हो, क्रेडिट हो, उधार हो, कुछ भी हो सकता है। जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होता है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक पार्टनरशिप फर्म वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक जो है इकोनॉमिक एंटिटी है, एक टिस्को इकोनॉमिक एंटिटी है। ऐसे बहुत सारे, अडानी ग्रुप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसे बहुत सारी जितने भी बिजनेस हैं, वो किसी भी चीज़ के बारे में बिजनेस कर रहे हो, अगर वो पैसे का लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक इकोनॉमिक जो वो एंटिटी कहलाएंगे विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है एंट्री। जब कभी भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है और उसको जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एंट्री। यानी कि उसको लिखना किसमें? पहले जर्नल में, जर्नल में लिखने के बाद उसको लेजर पोस्टिंग और फर्दर उसकी और भी जो स्टेप्स होते हैं वो सारे परफॉर्म करने होते हैं। लेकिन एक ट्रांजेक्शन और इवेंट को जब हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म इंसॉल्वेंट। एक इंसॉल्वेंट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने उधार नहीं दे सकता है, जो उसने उधार लिए हुए हैं वो वापस करने की कंडीशन में नहीं होता है, तब हम उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। यानी कि उसने जो पैसा उधार लिया हुआ है, अब उसके पास उसकी एसेट बेचने के बाद भी उतना पैसा नहीं निकलेगा जिसको कि हम क्या कर पाए, वो वापस कर पाए। इसका एक अपोजिट टर्म होता है सॉल्वेंट। एक ऐसा पर्सन जो अपने लिए हुए उधार को पे करने की कंडीशन में है, वो सॉल्वेंट होगा। आगे आगे आएगा, हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपराइटर। प्रॉपराइटर मीन्स एक पर्सन जो क्या करता है, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, यानी कि ओनर। और सबसे ज़्यादा रिस्क भी वही बियर करता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो भी उसका होगा, और अगर लॉस होगा तो भी क्या करेगा, वही बियर करेगा। तो इस वजह से एक पर्सन जो कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है और सारे उस बिजनेस से रिलेटेड रिस्क को बियर करता है, वो कहलाता है
प्रोपराइटर। हमने देखा होगा शॉप्स के आगे प्रो लिख के या PROP लिख के डैश लिखा रहता है, फिर ओनर का नाम लिखा रहता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपराइटर। नेक्स्ट टर्म है रिबेट। रिबेट क्या है? रिबेट इज द रिडक्शन इन द प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। सामान बेचने के बाद, देखिए ध्यान सुनेगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था डिस्काउंट। सामान बेचने के लिए जो पैसा हमने छोड़ा, कम किया, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। और सामान बेचने के बाद जो पैसा जो है वो हमने कुछ कम किया, दैट इज रिबेट। अब रिबेट क्या होता है कि रिबेट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीटेड इन द पास्ट। क्यों होता है? जो सेल पहले हो चुकी है उस पे जो हमने पैसा कम किया, दैट इज कॉल्ड रिबेट। इट इज अलाउड फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। अब ध्यान से लो, उसने कह भी दिया कि वो पैसे जो हमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद कम किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सामान बेचा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली, तो आपने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आपने आपको सामान दिया था, इसमें आप थोड़े पैसे और कम कर लीजिए। रेदर देन कि आप उसको सामान को रिटर्न करें, रिटर्न करने की बजाय है कि आप उसको थोड़े और पैसे कम कर लिए, तो वो कहलाता है रिबेट। नेक्स्ट टर्म है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे देयर ड्यूज, insolvent, and solvent a person who is in a position to pay all his dues is called solvent। यानी जो उसने उधार लिया हुआ है, जो उसके पास उधारी चढ़ी हुई है, जो उसके ऊपर डेट्स हैं, उसको वो पे करने की कंडीशन में है, तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। हमने डेफिनेशन पढ़ी है, अकाउंटिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। तो रिजल्ट जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, इकोनॉमिक एंटिटी की, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, और बैलेंस शीट जो है वो उसमें उस कंपनी की, उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि उसके ऊपर कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटी हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ही बनाए जाते हैं, ये डेली नहीं बनते हैं, ये एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाए जाते हैं। नॉर्मली जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप होती है उसके केस में 1 ईयर होता है, और जो कंपनी होती है, लार्ज कंपनी होती हैं, वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस तरीके से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती हैं, सो दैट कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को कंपनी की ग्रोथ के बारे में पता चलता रहे। ठीक है, तो ये हमारा रहा आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2, और छोटा सा काम आप लोगों को करना ही होता है, ये आपको मालूम ही है। थैंक्स, और थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इसके फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं, उसको भी आप, ये वो भी आपको डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा आप जब ये टर्म्स के बारे में जान जाएंगे तो आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।